हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर दिया है। उसका पीडीएफ भी चैनल पर अपलोड कर दिया है। जाके वहां से कंप्लीट पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग नए होंगे वो वीडियो पड़ा है, प्लेलिस्ट बना है हैंड रिटन नोट्स एंशिएंट हिस्ट्री, वहां पर जाके पूरे वीडियो देख लीजिए और नोट्स को उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपका पूरा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट तैयार हो जाएगा। आज से हम क्या शुरू करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी चल ही रही थी। मिट्टी तक हम पहुँचे थे, सॉइल तक। यहाँ से अब हम इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री या वर्ल्ड ज्योग्राफी जो आप सब आप कहेंगे वो स्टार्ट कर दूंगा। तो ये ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। आज हम सॉइल कर लेते हैं। ठीक है, सॉइल में हमने हर चीज़, हर क्वेश्चन को ले लिया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से। ठीक है, टेलीग्राम आप सब ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्यूज करवाया जाता है। चाहे वो क्रॉनिकल का हो, चाहे वो घटनासार का हो, चाहे वो आय दृष्टि का हो। ठीक है, हर मैगजीन का क्रॉनिकल करवाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, ये देखिए पूरी तरह से आपको एक डायग्राम के फॉर्म में समझाया गया है ताकि आप भूले ना। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पेपर तक, आरओ एआरओ तक ऐसे ही आपको नोट्स मिलता रहेगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको वीडियो प्रॉपर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण। देखिए, भारत में मृदाएं कौन कौन सी हैं, किस किस में बांटी गई हैं। तो कई चीज़ों में बांटी गई है। जैसे पहले काली मिट्टी में, जो मेन होती है वो काली मिट्टी में बांटी गई है। लेटराइट मिट्टी में बांटी गई है। जलोढ़ मिट्टी में बांटी गई है, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। लाल और पीली मृदाएं में बांटी गई हैं। शुष्क मृदा में बांटी गई हैं लवणीय। ठीक है, लवणीय मृदा में बांटी गई है। पीटमय मृदा में और वन मृदा में बांटी गई है। अब देखिए, हम पहले काली मिट्टी के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा काली मिट्टी, दोमट मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के बारे में देखते हैं। काली मिट्टी के बारे में देखिए, इसका रंग काला क्यों होता है? तो इसका रंग काला किसके कारण होता है? टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। काला रंग किसके कारण होता है? टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, इसके अन्य प्रमुख नाम क्या हैं? जैसे हम कहते हैं काली मिट्टी, आप कहेंगे कपास की मिट्टी। कपास की भी मिट्टी अगर आप कहेंगे तो भी मैं समझूंगा कि आप काली मिट्टी की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ इसको मिट्टी कहते हैं। ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ मिट्टी कहते हैं। चरनोजम याद रखेंगे। चरनोजम आप रूस में पढ़े होंगे, वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पर रूस में चरनोजम कहते हैं। ठीक है, तो साइबेरिया वाले क्षेत्र में तो ट्रॉपिकल चरनोजम मिट्टी इसको कहते हैं। ठीक है, चरनोजम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि चरनोजम किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये चरनोजम काली मिट्टी है। इसको रेगुर मिट्टी, ये बहुत बार पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी किसका नाम है? काली मिट्टी का। अब इसका विस्तार क्षेत्र 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम में यहाँ पर दिखाएं तो ये जो आपका एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये वाला एरिया पूरी तरह से काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ लिखा गया ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये देखिए, ये वाला एरिया ब्लैक सॉइल है। अब देखिए, ब्लैक सॉइल का एक फिगर भी लाए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड किया करिए। ऐसे फिगर, हर चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए, आप बुक पढ़ सकते हैं, बुक में बहुत सारा चीज़ें दिया गया है, लेकिन वो याद कितना रहेगा इस पर डिपेंड करता है। ये नोट्स आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं नोट्स बनवाता हूँ। आपको बुक भी पढ़ा सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, और ये नोट्स है हैंड रिटन नोट्स, ये जल्दी कैप्चर कर लेंगे। इसीलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। इसीलिए कहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक किया करिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? काली मिट्टी है। ये देखिए काली मिट्टी है, इसी प्रकार की होती है काली मिट्टी। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ के लोग होंगे ये मैदानी क्षेत्र में, तो उत्तर और प्रदेश और बिहार में
थोड़ा कम पाई जाती है ये मिट्टी काली, ठीक है। तो ऐसे ही काली मिट्टी होती है, ठीक है। अब देखिए दक्कन का पठार अधिकांशतः भाग जैसे महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, यहाँ सब के क्षेत्र में क्या होता है, काली मिट्टी का क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है। देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र यहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विशेषता इसकी क्या है, इस काली मिट्टी की अगर मैं पूछता हूँ इसकी विशेषता बताइए तो आप क्या बताएंगे। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। तो अधिकता किसकी किसकी होती है, लोहे की होती है, चूना की होती है, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। अगर मैं पूछूं कमी किसकी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ का 2 बार क्वेश्चन आया था। एक बार आईएएस में आया था, आपके पीसीएस में भी आया था कि काली मिट्टी में जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, तो स्टेटमेंट गलत है। देखिए कैसे काली मिट्टी में इसकी अधिकता, वो जैविक पदार्थ की अधिकता नहीं होती। देखिए क्योंकि काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, याद रखेंगे काली मिट्टी को लावा मिट्टी। और लावा बनता कैसे है, लावा मतलब गर्म, लावा मतलब आपके दिमाग में अगर आएगा उसका पर्यायवाची तो सिनोनिम्स आएगा क्या, गर्म, एक धधकता हुआ गोला। तो जहाँ पर इतनी गर्मी होगी वहाँ पर जैविक पदार्थ कैसे आ सकते हैं, ये ही बताइए। तो जल ही जाएंगे पूरी तरह से। तो यहाँ पर ये इसी याद रखिएगा, काली मिट्टी एक ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है, क्योंकि ये ज्वालामुखी के उद्गार से ही इस मिट्टी का विकास हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जब ज्वालामुखी जहाँ आएगा वहाँ जैविक पदार्थ तो आएगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर जैविक पदार्थ की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस की भी कमी होती है। नाइट्रोजन क्यों कमी होती है, क्योंकि यहाँ पर जब आपके जो क्या नाइट्रोजन कैसे आता है, पेड़ पौधों से ही आता है। तो जब इतनी गर्मी है तो कहाँ से पेड़ पौधे, ठीक है। मतलब जब बनते वक्त मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, जब बनते वक्त तो लावा है तो नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है। अब देखिए काली मिट्टी से रिलेटेड कौन से तत्व हैं, तीव्र जल धारण क्षमता होती है। यही पूछा जाता है सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है, तीव्र जल धारण की क्षमता काली मिट्टी की होती है। रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सभी जिले स्टेट दिए हैं ना, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। स्वतः जुताई की मिट्टी कहलाती है। तो अगर मैं पूछूं कि स्वतः जुताई की मिट्टी कौन सी कहलाती है, तो यही कहलाती है। देखिए कैसे, जैसे अब न्यूज़ चैनल देखते होंगे, जब सूखा पड़ता होगा तो न्यूज़ वाले एक पिक्चर ज़्यादा दिखाते होंगे। एक किसान उसी खेत में बैठे हैं, उन किसान को दिखाया जाता है, जब वो किसान वो खेत में बैठे हैं तो दिखाया जाता है वो जो खेत में दरारें खूब सारी पड़ गई हैं, तो वही होता है स्वतः, इसीलिए। और वो कहाँ पड़ती है, वो काली मिट्टी में ही वो किसान बैठे रहते हैं, जो दिखाता है वहाँ पर, ये वो ऐड में दिखाता है, मतलब उसमें न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं, ठीक है। स्वतः जुताई वाली काली मिट्टी, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है इसमें, ठीक है। यही तीव्र जल धारण करने की क्षमता या नमी धारण करने की एक ही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी की परिपक्व मिट्टी है। ये रेगुर मिट्टी कौन सी मिट्टी है, एक परिपक्व मिट्टी है। अब ज्वालामुखी से इसका उद्गार हुआ है, तो जब उतना मतलब आप कहते नहीं, अब जब आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब आप जल रहे हैं, तो जलते जलते आप परिपक्व हो जाएंगे, तो एक दिन आप एसडीएम डीएम बन जाएंगे, ठीक है। आप जो जॉब आपकी ड्रीम जॉब होगी वो मिल जाएगी। काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसे ही याद किया करिए, ठीक है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। लावा से हुआ इसलिए न लावा मिट्टी। अब देखिए आते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। इसका विस्तार कितना है, 1.80 लाख वर्ग के क्षेत्र पर इसका विस्तार है। नामकरण बुकानन हैमिल्टन द्वारा इसका नामकरण किया गया है। क्यों, क्योंकि लेटर जिसका अर्थ होता है ईंट, लैटिन भाषा के शब्द लेटर से इसको लाया गया है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी यहाँ पर देख सकते हैं, लेटराइट मिट्टी ये जो ब्लू वाला एरिया है, ठीक है, कहाँ कहाँ पाया गया है ये देख लीजिए, कहाँ कहाँ ये पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा, यहाँ सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है, तो मालाबार के तट पर या पश्चिमी घाट के तट पर इसका क्षेत्र है।
विशेषता उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की विशिष्ट मिट्टी है। खनिज तत्व किसकी अधिकता होती है और किसकी कमी होती है। अधिकता की बात करें तो लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। किसकी? लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। अगर कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरिक, फोलिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। किसकी किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है, फोलिक अम्ल की कमी होती है, पोटास की कमी होती है, चूना की कमी होती है, कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। तो अभी कहाँ पे हमने नाइट्रोजन की कमी पूछा था? वहाँ पर काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी होती है। यदि कमी अधिकता याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उर्वरता निम्न स्तर, आंध्र प्रदेश में अपक्षालित मृदा का यही उदाहरण है लेटराइट मिट्टी। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? केरल के मालाबार, महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर और मेघालय में भी इसका विस्तार है। ये देखिए यहाँ पर, ये मेघालय, ये वाला जो ब्लू वाली लाइन है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, मेघालय में भी। तो कहाँ कहाँ पर विस्तार है? केरल के मालाबार तट पर, ये देखिए केरल का मालाबार तट पर, और महाराष्ट्र में, ठीक है, ये देखिए मिटा दे, ये देखिए ये ब्लू वाली लाइन, ठीक है, और मेघालय में भी इसका विस्तार है बोलेंगे। चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया है, इधर विस्तार है, थोड़ा सा इधर विस्तार है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर मेघालय में भी विस्तार है इसका। अब देखिए लेटराइट मिट्टी से रिलेटेड कौन कौन से तत्व आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो पूछा गया था लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी फसल, मतलब अच्छी उपज की जाती है। अगर मैं पूछूं कि अभी हमने कौन सी मिट्टी आगे पढ़ा है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर कपास ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसको, क्योंकि यहाँ पर काजू होता है इसलिए इसको काजू वाली मिट्टी कहा जाता है। तो मैं कहूँ काजू वाली मिट्टी कौन सी है? तो आप लेटराइट मिट्टी बताएंगे, काजू वाली मिट्टी है। टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। अब मालाबार के तट पर तो भारी वर्षा होती है ना, और तापमान भी उच्च होता है, ठीक है। तो इसीलिए लेटराइट मिट्टी, ऐसे भी ज्योग्राफिकल एरिया समझ जाइए कहाँ कहाँ पर भारी वर्षा होती है, कहाँ कहाँ पर तापमान होता है। मेघालय में भारी वर्षा होती है, तापमान अधिक होता है, वहाँ भी देखिए लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे इसका वही होगा जहाँ भारी वर्षा और तापमान होगा, वहीं पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ह्यूमस की कमी होती है, इसमें भी ह्यूमस की कमी होती है। लेटराइट तापमान ज़्यादा होगा तो ह्यूमस की कमी वैसे ही होगी। यह मृदा लोहे की अधिकता के कारण अनुर्वर होती जा रही है। लोहे की इतनी अधिकता है, इसके कारण यह अनुर्वर हो रही है, और लोहे के कारण इसका लाल रंग भी होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। किसको एलुवियल सॉइल कहते हैं? यही सबसे ज़्यादा भारत में, अगर उत्तर भारत की बात करें तो अधिकांश राज्यों में यही मिट्टी पाई जाती है मैक्सिमम। जैसे बिहार की बात करें, आपका उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, या आप ये हरियाणा, पंजाब, यहाँ सब यही मिट्टियाँ पाई जाती है। मतलब मैदानी जहाँ पर गंगा यमुना का दोआब है, वहाँ पर अधिकतर यही मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। नदियों को द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, ठीक है। इसका निर्माण हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद से होता है। तो जो आप पहले क्या, जब हिमालय से नदियाँ आ रही हैं और दक्षिण भारत में कई नदियाँ हैं जो गाद फैलाती हैं, तो यहाँ सब क्या होता है, यही मिट्टी होती है, ठीक है। क्षेत्रफल में 11 लाख वर्ग किलोमीटर, देश का कुल क्षेत्रफल का 33.5% भाग इसी का है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का। विस्तार क्षेत्र कितना है? पंजाब से असम तक के मैदानी भाग, नर्मदा है, देखिए पंजाब से असम के बीच में है। ये देखिए जलोढ़ मिट्टी आपको दिख रही है, यहाँ से पंजाब से अगर लेकर चला जाए तो ये था पूरा कहाँ पे जा रहा है? असम तक। तो ये पूरा जितना भी मैं ये कर रहा हूँ, ये देखिए ये लाइन चल रही है, ये पूरा पंजाब से असम तक यहाँ पर है। और यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी का दिया है। तो यहाँ पर जो नदियाँ आ रही हैं वो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहाँ भी, इसीलिए इस साइड देखेंगे
चावल के भंडार यहाँ भी पाए जाते हैं, जैसे कटक उटक में चावल, गोदावरी कृष्णा डेल्टा में भी चावल अधिकतर उगाए जाते हैं अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर चावल के इसीलिए, अब देखिए इधर भी, ठीक है, गुजरात गुजरात में भी, ठीक है, और राजस्थान के इस साइड वाले एरिया में, मैदानी वाले क्षेत्र में, ठीक है, रेगिस्तान वाले नहीं, मैदानी क्षेत्र में, यहाँ भी क्या है, इस मिट्टी का अधिकतर पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए कावेरी नदियों, रंग हल्के धूसर और भस्मी धूसर के मध्य इनका रंग होता है। गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट मिट्टी के बीच होता है, ठीक है, गाढ़ी दोमट मिट्टी के बीच, यही देखिए, यही है, ठीक है, ये देखिए, यही चीज फिगर दीजिए, इस मिट्टी को आप देखे होंगे, ठीक है, आपके खेत में भी ऐसी इसी प्रकार की मिट्टी होगी, ठीक है। खनिज तत्व प्रचुरता किसमें होती है, पोटास, इसमें किसकी किसकी प्रचुरता होती है, पोटास की प्रचुरता होती है, फास्फोरिक एसिड की, चूना की, जैव पदार्थ की अधिकतर होती है, अधिकता होती है। तो जैव पदार्थ की इसमें अभी देखिए जितने भी हम पढ़े थे, जैव पदार्थ की अधिकता नहीं थी, कमी थी, लेकिन यहाँ पर जैव पदार्थ की अधिकता होती है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि नदियों द्वारा, तो नदी में बहुत से जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसी लिए ज़्यादा, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड, पोटास, चूना, जैव पदार्थ, इन सब की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, तभी देखते नहीं हैं एनपीके डाला जाता है, ठीक है, तो पोटास भी कभी कभी कम हो जाता है, डाला जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा खपत होती है, ठीक है, यूरिया वाला, ठीक है, जो यूरिया, तो उत्तर भारत में और बिहार में ये सब जगह नाइट्रोजन यूरिया की ज़्यादा खपत है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ह्यूमस इसकी कमी होती है, और जैव पदार्थ है चूना, फास्फोरिक एसिड और पोटास, इसकी अधिकता होती है। दोमट या जलोढ़ मिट्टी के उपवर्ग बताइए। देखिए जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है, और जो प्राचीन जलोढ़ होती है उसको बांगर कहा जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। कैसे याद करेंगे, पहले खा आता है, पहले बाद आता है, नया जो होगा खा पहले आता है, फिर बाद में कौन आता है, बाद में बांगर आता है। तो बाद में जैसे लिखा रहे बाद में, तो बाद में बांगर, प्राचीन मतलब बांगर, खादर, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। जल धारण क्षमता की खादर में अधिक होती है। प्रकृति सर्दियों उर्वर होती है, मतलब इसकी उर्वरता बहुत ज़्यादा होती है। नदियों के बाढ़ वाले मैदानी भागों में इसकी अधिकता पाई जाती है। कम उर्वर होती है, मतलब उर्वर होती है लेकिन जलोढ़ ये खादर वाले कितना कम, उतना नहीं उर्वर होती है। निर्मित उर्वरक की आवश्यकता होती है, मतलब निर्मित उर्वरक की आवश्यकता होती है। लवण और लवणता और क्षारीय स्पष्टपूर्ण रेह का जमाव, ठीक है, इसमें होता है। रंग गहरा पीला होता है, ठीक है, ये देखिए गहरा पीला नहीं, थोड़ा सा पीला है, ठीक है। अब देखिए भाबर क्या है, भाबर बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवालिक के तराई क्षेत्र के बीच भी ये भाबर पाया जाता है। कंकड़ पत्थर का एरिया होता है मेनली। खनिज तत्व में प्रचुरता में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन अल्पता में फास्फेट की अल्पता होती है। दोमट मिट्टी के अवयव कौन है, बालू के कण होते हैं, मृतिका कण और गाद दोमट मिट्टी के अवयव होते हैं। तीनों याद रखेंगे, ठीक है, बालू के कण भी होते हैं दोमट मिट्टी के अवयव, मृतिका कण भी होते हैं, गाद भी होते हैं इसके अवयव। अब देखिए प्रमुख तत्व जलोढ़ या दोमट मिट्टी के, जैसे सबका मिट्टी, इसका भी देखते हैं। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया भारत में यही पाई जाती है। दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, ठीक है। दोमट मिट्टी जो बलुई मिट्टी होती है, इसी दोमट मिट्टी की एक बलुई मिट्टी होती है, इसकी जल धारण क्षमता, देखिए बालू है उसमें क्या जल धारण हो सकता है, नहीं होता। अभी बालू कहीं ऐसा, जैसे आप देखे होंगे जो बालू मोरंग ये सब बेचते हैं, तो क्या होता है, बाहर ही वो रखे रहते हैं, बाहर ही एक ढेर बना के ऐसे ऐसे रखे रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसमें पानी जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पानी फिर कुछ देर बाद निकल जाता है, ठीक है। तो इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, ठीक। तो इसीलिए बालू उलू ऐसे जब देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल अपने आसपास भी लीजिए, जिसके आपके आसपास बालू मोरंग या सीमेंट की जो दुकान होती हैं, वहाँ देखते हैं बाहर ही फैलाए रहते हैं, चाहे मोरंग हुआ चाहे बालू हुआ, तो उसमें पानी आता है गिरता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर सूख जाता है, फिर आपका उसको मतलब टाली ट्रैक्टर चाहे जहाँ पे उस पर लाद के लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जलधारण दोमट बलुई मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। अब देखिए लाल मिट्टी,
लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप खेदार और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। तो कायांतरित जो शैलें होती हैं उनके विघटन और वियोजन से होता है। जैसे चट्टानें नहीं होती, जैसे विंध्य क्षेत्र में देखते होंगे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनको मोरंग बनाया जाता है, उनसे सिरमिट बनाया जाता है। तो उनसे जो मिट्टी भी निर्माण उन्हीं से हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। पश्चिमी तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, दक्षिणी महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर में है लाल मिट्टी का। तो यहाँ पर अगर देखिए मैप है कि नहीं, हाँ लाल मिट्टी का हम मैप दिखाते हैं आपका। इसका रेड सॉइल है, इसको येलो सॉइल भी कहते हैं। तो देखिए रेड सॉइल कहाँ कहाँ पर, ये देखिए ये तमिलनाडु में भी पड़ जाता है, कर्नाटक में भी, इस साइड के एरिया में। ठीक है जी, इधर बिंद वाला एरिया अपने पड़ जाता है ना, ये इधर वाला बिंद वाला एरिया। देखिए यहाँ भी मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यहाँ भी लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी काफ़ी मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है, तो यही कह रहा था, कहाँ गया वो आपका, एक मिनट, ये ऊपर था, हाँ देखिए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर, यहाँ सब ये पाई जाती हैं। अब देखिए इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और भारत के कुल क्षेत्रफल का 26.8% इसका विस्तार है। खनिज तत्व प्रचुरता किसकी होती है, सिलिका आयरन की अधिकता होती है। अल्पता किसकी होती है, चूना, मैग्नीशियम, पोटास, ह्यूमस की अल्पता होती है, कमी होती है। अब देखिए मरुस्थलीय मिट्टी, खनिज तत्व, जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। विस्तार क्या होता है, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण पंजाब में ये विस्तार होता है मरुस्थलीय मिट्टी का। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इसका विस्तार देख लीजिए। राजस्थान और कच्छ के एरिया, सौराष्ट्र के एरिया में इसका विस्तार है। और पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब का जो दक्षिण वाला एरिया है वो मरुस्थल होता जा रहा है। उसके पीछे रीजन भी है, कई मानव जनित रीजन भी है, क्योंकि पानी नीचे से इतना निकाल दे रहा है कि मिट्टियाँ लवणता और खनिज वो उसकी लवण मिट्टियाँ हो जा रही हैं और वो मरुस्थलीय मिट्टी में कन्वर्ट हो जा रही हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि उधर से रेगिस्तान की रेगिस्तान का जो हवा है वो दक्षिण पंजाब के उस साइड जाती है, तो वैसे भी उसका धीरे धीरे हमेशा रेगिस्तान बढ़ता रहता है। ठीक है, देखिएगा ये है नहीं कि ये सहारा रेगिस्तान है या थार रेगिस्तान है कम हो जाएगा, नहीं, ये रेगिस्तान हमेशा बढ़ता ही रहता है। अब ये राजस्थान है, इसको मैं बता देता हूँ, ये राजस्थान है। तो ये जब राजस्थान है तो इसका जो रेगिस्तान जब बढ़ेगा तो ये तो दक्षिणी पंजाब और हरियाणा में तो जाएगा ही इसका, तो यही होता है। ठीक है, और दूसरा कारण ये मनुष्य भी है, इतना पानी निकाल दे रहा है, वैसे भी रेगिस्तान हो जा रहा है, अच्छी ज़मीन है। अब देखिए क्षारीय क्या होता है, क्षारीय, क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जानते हैं क्या पूछा जाता है कि क्षारीय को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अम्लीय को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो बेसिक होता है, बेसिक सॉइल होता है, वो किसका, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है क्षारीयता कम करने के लिए। अम्लीयता कम करने के लिए किसका, चूने का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा यही दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों याद रखेंगे। अब देखिए, अब शुरू से हम देखते हैं। क्षारीय ऊसर मिट्टी हो आती है, ये ऊसर मिट्टी भी, अगर ऊसर मिट्टी देखें, नहीं कहते नहीं ऊसर, देखिए आप सुने होंगे गांव में ऊसर, एक ज़मीन ऊसर होती है। ठीक है, तो क्या होता है, उस ऊसर के ज़मीन पर किसी का नहीं कंट्रोल होता, कभी कभी उस पर पूरी तरह से गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है ऊसर ज़मीन पर, या किसी के खेत में ऊसर होता है। तो ठीक है, विस्तार शुष्क और अर्धशुष्क दलदली क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है क्षारीय का। जैसे आपका क्षारीयता कहाँ पर, लवणता कहाँ ज़्यादा होगी, ये गुजरात के एरिया में, क्योंकि वहाँ नमक ज़्यादा है। विशेषता पीएच मान 7 से अधिक होता है। पायराइट, जिप्सम, ढैंचा, हरी खाद का प्रयोग किया जाता है इसको कम करने के लिए क्षारीयता को। सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी गुजरात में, लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी कहाँ पर, गुजरात में, क्योंकि नमक वहाँ है इसलिए ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पर, गुजरात में, ये क्वेश्चन आया है आपके पेपर में। ठीक है, सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी कहाँ, गुजरात में पाई जाती है। अब देखिए इसका विस्तार पंजाब में, हरियाणा में है, पश्चिमी राजस्थान। अब देखिए पंजाब और हरियाणा में इसके आने का क्या कारण है,
क्षारीय मिट्टी का। देखिए आगरा का भी यही हाल था, हमने पिछले वीडियो में शायद बताया था। जो आगरा का हाल था ये यूपी स्पेशल वाले वीडियो में बताया था, ठीक है, जो यूपी स्पेशल का वीडियो आता है उसमें बताया था कि जब मिट्टी नीचे से ज़मीन से जितना पानी निकालेंगे उसकी क्षारीयता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो यही इन यहाँ भी है। यहाँ ट्यूबवेल पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना ट्यूबवेल का उपयोग किया जा रहा है कि ज़मीनें अपने आप क्षारीय हो जा रही हैं। ठीक, अब अम्लीय देखिए एसिडिक क्या होती है। एसिडिक तो थोड़ा सा सही होता है क्योंकि इसमें एक प्रकार की फसल उपयोग में आ जाता है। चाय के बागानों के लिए ये मिट्टी काफ़ी अच्छी हो मानी जाती है। प्रकृति क्या है, अवसादी है। विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से। ठीक है, अब देखिए संबंधित प्रमुख मृदा समूह क्या है, लेटराइट और लोहमय लाल। ठीक है, तो मतलब इसी का मृदा समूह है, इसी अम्लीय मृदा का। उपचार, चूने का अगर प्रयोग कर लेंगे तो आप अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। अगर आपके खेत में अम्लीयता है उसको जांच करवाइए। इसकी जांच की एक स्कीम भी मोदी जी ने चलाया था, उससे जांच करवाइए। अगर देखिए कि अम्लीय मृदा है तो चूने का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, मतलब अपने घर वालों से, जैसे जिनके घर खेती होती होगी, मतलब मैक्सिमम लोगों के यहाँ खेती ही होती होगी, तो कहिए उसको जांच करवा के अम्लीयता है तो उसमें चूने का प्रयोग करें। ठीक है, चाय के बागानों के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा चाय बागान कहाँ पे, अम्लीय मिट्टी में, एसिडिक मिट्टी में सबसे ज़्यादा चाय बागान। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है सॉइल से रिलेटेड, पर्वतीय मिट्टी की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। जो पर्वतीय मिट्टी होती है, ये वाली मिट्टी आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये ठीक है, तो ये वाला मिट्टी देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ऊपर वाला देखिए माउंटेन ये सॉइल है, ये माउंटेन यहाँ भी है, देखिए सिक्किम में भी है। इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है इसकी प्रकृति। ठीक है, अब देखिए रेत और बजरी से युक्त मृदा को मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने वाली फसलें कौन सी हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा ड्राई बीन्स और गारबेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द, ये सब क्या करती हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। तो इन सबको याद रखिएगा। ठीक है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव होता है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव होता है। करेवा ताजे जल द्वारा जमी की गई मिट्टी है। मृत्तिका का व्यास 0.002, याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है। 0.002 किसका व्यास होता है, मृत्तिका का व्यास। गाद का व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य होता है। बालू या रेत का व्यास 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। वह मृदा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो होता है क्षारीय। वह मृदा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। फसल चक्र आवश्यक है। मृदा में उर्वरा शक्ति की वृद्धि और कीट नियंत्रण होती, ये क्या होती है, फसल चक्र आवश्यक होती है। ठीक है, अगर फसल चक्र देखा जाए क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्यों नहीं हमेशा धान का ही फसल लगाया जाएगा, हमेशा गेहूं का, क्योंकि उसमें अल्टरनेट, जैसे गेहूं कट जाता है तो उसी में उड़द बो दिया जाता है और उड़द बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 1-2 महीने में तैयार हो जाता है। फिर जाके उसी खेत में धान को, तो इसलिए उड़द बोल दिया जाता है। तो उड़द क्यों बोया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन खेत में आ जाता है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि दलहनी फसलों से नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है खेतों में। ठीक है, तो इसीलिए उड़द बोया जाता है। ठीक है, अब देखिए फसल चक्र आवश्यक है इसीलिए। ठीक है, और कीट नियंत्रण भी हो जाता है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है, जो सामान्य फसलें उगती हैं। चाय बागानों के लिए अम्लीय मृदा इम्पोर्टेंट है। मृदा अपरदन और सुधार, मुख्य कारण मृदा अपरदन का क्या है, निर्वनीकरण है, अत्यधिक पशुचारण है, झूम कृषि है, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति है, अंधाधुंध खनन आदि है। जब आपका आरओ का एआरओ का पेपर होने वाला था, हमने मृदा से क्वेश्चन दो वीडियो लाया था।
उसी 2 वीडियो में से एक क्वेश्चन मृदा से आया था और वही क्वेश्चन एकदम सेम जो मैंने पढ़ाया था वही सेम टू क्वेश्चन आ गया था। एक वीडियो पड़ा है चैनल पर, वहाँ पर हमने दिखाया है कि कितने क्वेश्चन मेरे वीडियो से फंसे थे एकदम डायरेक्ट। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने क्वेश्चन, लगभग 80-90 क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट मेरे क्लास से ही आए थे। ठीक है, ए आर ओ जो आर ओ का पेपर हुआ था, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने वीडियो भी डाल दिया है कि आप एक बार चेक करें। ठीक है, अवनलिका अपर्दन, मृदा अपरदन प्रक्रिया का सही क्रम, यही देखिए क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को मैंने उस समय क्या कहा था कि ये क्वेश्चन आईएएस में आया था। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आईएएस के क्वेश्चन अब आपके पेपर में आ रहे हैं और सही आपके क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, देखिए स्प्लैश इरोजन क्या, असफाल अपरदन क्या होता है। जैसे इसमें क्या होता है, वर्षा के बूंदों का मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण और असफाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। परत अपरदन क्या होता है, सीट इरोजन क्या होता है, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है उसको सीट इरोजन कहते हैं। इसी सीक्वेंस में आप याद रखिएगा, वहाँ सीक्वेंस पूछा था कौन पहले आता है, स्प्लैश इरोजन आता है पहले, इसके बाद सीट इरोजन आता है, फिर रिले इरोजन आता है, फिर गली इरोजन आता है, फिर स्ट्रीम। अभी मैं ट्रिक बता दूंगा, आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद परत वाला, जब मिट्टी से, ये मिट्टी है यहाँ से परत हट गई, अब क्या हुआ, अवनलिका अपर्दन क्या होता है, वो रिल आवर्तन। रिल अपर्दन में, रिल इरोजन में क्या होता है, जब मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं, मतलब जो ये वाला दिख रहा है ये अवनलिका, इसमें बड़ी नालियाँ देखिए बन रही है। जब यहाँ पर छोटी अगर नालियाँ बन जाती, यहाँ पर छोटी छोटी अगर नालियाँ बन जाती तो वो रिल होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, रिल, रिल में छोटी नालियाँ बनती हैं, जैसे रील होता नहीं है, यूट्यूब पर रील, इंस्टाग्राम पर रील, तो छोटे छोटे ही वो वीडियो होते हैं ना, एक मिनट के। तो ऐसे याद करिए, जब मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालियाँ बनती, अगर कोई पूछे कि रिल अपर्दन क्या होता है तो आप कह दीजिए कि जो छोटी नालियाँ बनती हैं उसमें रिल अपर्दन होता है। गली इरोजन क्या होता है, गली इरोजन क्या होता है, जब रिल अपर्दन की नालियाँ बड़ी एवं और विस्तृत हो जाती है तो वो अवनलिका या गली इरोजन। अब देखिए अवनलिका इरोजन का यही है, देखिए ये नालियाँ कितनी हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर धारा अपर्दन, चैनल अपर्दन, स्ट्रीम चैनल इरोजन, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल तब तक अपरदित करता है जब तक वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, मतलब जब तक ढाल, जैसे कोई पानी बह रहा है तो जब उसमें इरोजन होता होता उस मिट्टी का, जब तक ढाल एकदम प्राप्त कर लेगा तब तक वो इरोजन होता रहता है। ठीक है, पहाड़ों पर ये अक्सर देखने को मिल जाता है, स्ट्रीम चैनल इरोजन। तो याद रखिए, गली इरोजन, रेल इरोजन, सीट इरोजन, स्प्लेश, पहले स्प्लेश आएगा फिर सीट आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें वर्षा की बूंदों से स्टार्ट होता है, जल बहने लगता है, फिर छोटी नालियाँ बनती हैं, फिर बड़ी नालियाँ बनती हैं, फिर एक मोटी धारा के रूप में बहने लगता है। ठीक है, तो ऐसे याद करिए, सीट, रिल, गली। ठीक है, तो रिल छोटा नालिया, फिर गली, तो ये इस सीक्वेंस याद कर लीजिए, यस एस आर जी एस, हमने यही बताया था, वहाँ पर ट्रिक भी बताया था, वीडियो जाके देख सकते हैं। मिट्टी में घटना चक्र में मिट्टी का एक वीडियो पड़ा है, वहाँ पर देखिए, वैसे ही हम ट्रिक बताए थे, यस यस आर जी यस, यही जिनको याद रहा होगा वो क्वेश्चन करके चले आएंगे, यस यस आर जी यस। देखिए सोरघम या ज्वार, ज्वार क्या होता है, जो ज्वार बाजरा होता है, विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार स्वाग या ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में अधिक भूमि अपरदन करते हैं। मिट्टी की उपरदा प्राप्त करने का तरीका क्या है, फसल चक्र, मिश्रित खेती, बहुफसली खेती, बीज संशोधन। ठीक है, तो अगर मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करना है तो ये तो बीज संशोधन मत करिएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या दिया गया था, बीज संशोधन लिखा गया था, लेकिन बीज संशोधन नहीं होता है, मिट्टी की उर्वरता प्रदान करने का तरीका। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता प्रदान करने के तरीका अगर मैं पूछूं बीज
बीज संशोधन होता है तो नहीं होता है। मृदा संरक्षण की विधियाँ कौन सा? सस्यावर्तन है, वेदिका टेरेस कल्टीवेशन, वायुरोध है, ये मिट्टी संरक्षण की विधियाँ। वायुरोध क्या होता है? जैसे खेत नहीं होता, खेत के किनारे किनारे क्या होता है, लिप्टिस के पेड़ बैठा दिए जाते हैं, वही वायु। तो वायु कितना हो, या छोटे छोटे पेड़ बैठा दिए जाते हैं ताकि आंधियाँ आए अगर तेज़ी से तो फसलों को कम नुकसान हो, ठीक है। तो वही बनाया जाता है वायुरोध। कृषि में जल संरक्षण की सहायता कर सकती है, ठीक है। कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है भूमि की कम या शून्य जुताई। अगर भूमि की कम जुताई करते हैं तो जल संरक्षित उससे होगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा जुताई कर देंगे पानी अंदर तक ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा आपको सींचना पड़ेगा। खेतों में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का अगर प्रयोग कर देंगे, ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि जल संरक्षण में कृषि में कैसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं कृषि के कार्यों में। तो जिप्सम का उपयोग करिए, कम खेत जोतिए, एक ही मतलब बाँह होता है, ठीक है। गांव में जब ट्रैक्टर से खेत जुताया जाता है तो ऐसे एक बार ट्रैक्टर पूरी तरह से चल देता है, फिर अगर एक बाँह हो गया, बाह होता है जिसको बाँह कहते हैं, फिर ऐसे ऐसे फिर चलता है तो उसको दो बाँह कहते हैं, ठीक है। जैसे जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा, और जो लोग नहीं होंगे प्लीज़ थोड़ा सा इस सब के बारे में जाना करिए, ठीक है। क्योंकि ये हमारा, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ खेती किसानी हमारा एक अधिकार ही है, जन्मसिद्ध, ठीक है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये भी जल संरक्षण का रहने देना, ये भी एक जल संरक्षण का उपाय है, ठीक है। तो बस बस इतना ही है। यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, घटना चक्र का बुक लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन करिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सभी क्वेश्चन आप सही कर देंगे, ठीक है। अब आपका चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा, अब जितने टाइम लगेगा वही क्वेश्चन करने में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, पूरी तरह से रट जाएगा। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कास्ट। कहाँ से? वहाँ टेलीग्राम लिंक से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका यही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ पेड है ना कुछ है, सिर्फ आपसे यही उम्मीद रहती है कि आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और करते भी हैं, मैं देखता हूँ काफ़ी लोग शेयर करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।